प्यारे दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो सभी? सभी मस्त हो, तंदुरुस्त हो, फिजिक्स पढ़ने के लिए उत्सुक हो? आइए हम पढ़ते हैं आज एक नया टॉपिक। इतना शानदार सा टॉपिक, हमारी इतनी डिफिकल्ट हमारे सामने ऐसी पजल्स आती थी, ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी, उनको सोल्व कर पाना। यानी हमारे यहाँ पर एक सदिश आता है, विद्युत क्षेत्र का सदिश आता है, और इसकी इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं। उन सभी डायरेक्शंस को वेक्टर सम करना, सदिश योग करना अपने आप में इतना मुश्किल हो जाता है दोस्तों, इतना मुश्किल हो जाता है कि हमें उसमें काफी समय लगता है। सोल्व तो हो पाता है पर उसमें काफी समय लगता है। समय की बचत करना ही हमारे लिए सबसे जरूरी है। तो इसलिए उस समय की बचत करने के लिए हमारे पास एक इतने महान वैज्ञानिक आए, उनका नाम है गाउस। आइए उनके द्वारा दिए गए नियम के बारे में हम जानते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है गाउस का नियम, और उसके जो अनुप्रयोग हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। गाउस का नियम। गाउस सर ने क्या नियम दिया ऐसा जिससे इतना चमत्कार हुआ, हमारे लिए इतना आसान काम कर दिया कि हमें इन्हें बार बार याद करना पड़ता है। गाउस ने कहा कि कोई बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश रखा हुआ है, कितना भी आवेश क्यों न हो, इसका सपोज कुल आवेश कैपिटल क्यू है, तो गाउस सर ने कहा कि किसी इनक्लोज्ड सरफेस से, बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स हमेशा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। अब दोस्तों आपके सामने एक नया टर्म हुआ गई, विद्युत फ्लक्स। आइए पहले उसको हम परिभाषित करते हैं, विद्युत फ्लक्स। फिर हम गाउस लॉ को फिर करेंगे। पहले विद्युत फ्लक्स को लिख लो। विद्युत फ्लक्स पहला टॉपिक लिख लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने के लिए आपको, वैसे तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टर्म बनती है, पर आसान तरीका बताता हूं आपको। फ्लक्स किसे कहते हैं? जैसे एक पानी की पाइप है, उसमें से जो पानी की मात्रा बाहर आती है हर एक सेकंड में, देखो पहले हो सकता है पानी धीरे धीरे आ रहा होगा, मात्रा कम आ रही होगी, फिर अचानक पानी ज्यादा आ रहा होगा। तो पानी की मात्रा कम या ज्यादा, ये जो आप वैल्यू बता पा रहे हो, इसे हम फ्लक्स कहते हैं। अब ये जो फ्लक्स है, यानी एक पानी की पाइप है और इस पानी की पाइप में हमें इधर से पानी का बहाव मिल रहा है और ये पानी यहां पर गिर रहा है। ये जो पानी की मात्रा है, इसे हम क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। यानी यदि ये पानी की पाइप इधर से मोटी, इधर से संकड़ी हो, तो पानी की मात्रा में कोई अंतर आएगा क्या? बताइए। पानी जितना पहले आ रहा था उतना ही आएगा, पर उसका अब क्या हो जाएगा? बहाव तेज हो जाएगा, इसका वेग बढ़ जाएगा। वेग बढ़ जाएगा ना। बर्नौली का समीकरण पढ़ा था, सातत्य समीकरण पढ़ा था आपने 11वीं क्लास में, A1V1 बराबर A2V2। क्षेत्रफल कम करने से वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो यहां पर वेग बढ़ जाएगा पर मात्रा वही रहने वाली है, हमेशा सतत रहने वाली है। तो फ्लक्स की मात्रा क्या कहती है? फ्लक्स क्या कहता है? यानी किसी भी क्षेत्रफल से विद्युत बल रेखाएं कितनी निकलती है। विद्युत बल रेखाएं देखी थी हमने, तो विद्युत बल रेखाओं की मात्रा कितनी है, यानी संख्या कितनी है। यदि बहुत ज्यादा संख्या निकल रही है तो फ्लक्स की मात्रा ज्यादा है, कम निकल रही है तो कम है। तो आइए उसको हम विद्युत फ्लक्स के रूप में परिभाषित करते हैं। यानी फ्लक्स आपको मैंने बताया कि किसी पाइप से, किसी क्षेत्रफल से, किसी क्रॉस सेक्शन से कितना पानी जा रहा है, हवा जा रही है, जिसकी भी बात करोगे आप उसका फ्लक्स हो जाएगा, है ना। जैसे पानी जा रहा है तो पानी का फ्लक्स, हवा जा रही है तो हवा का फ्लक्स, है ना। तो यहां पर क्या जा रहा है? आवेश बह रहा है, विद्युत बल रेखाएं बह रही है। तो विद्युत बल रेखाओं का फ्लक्स क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स। तो क्या लिखोगे आप? किसी पृष्ठ से किसी पृष्ठ से प्रति एकांक क्षेत्रफल निकलने वाले,  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  निकलने वाले,   निकलने वाले,   निकलने वाले,   निकलने वाले,   निकलने वाले,   निकलने वाले,   निकलने वाले,   निकलने वाले,    निकलने वाले,   निकलने वाले,   निकलने वाले,   निकलने वाले,   निकलने वाले,   निकलने वाले,   निकलने वाले,   निकलने वाले,   निकलने वाले,   निकलने वाले,   निकलने वाले,   निकलने वाले,    निकलने वाले,    निकलने वाले,    निकलने वाले,    निकलने वाले,    निकलने वाले,    निकलने वाले,    निकलने वाले,    निकलने वाले,    निकलने वाले,    निकलने वाले,    निकलने वाले,    निकलने वाले,    निकलने वाले,    निकलने वाले,    निकलने वाले,    निकलने वाले,    निकलने वाले,    निकलने वाले,    निकलने वाले,    निकलने वाले,    निकलने वाले,    निकलने वाले,    निकलने वाले,    निकलने वाले,
बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाता है। यानी यहां पर दो चीजों का होना बहुत ही जरूरी है, एक तो क्षेत्रफल होना जरूरी है और दूसरा विद्युत बल रेखाओं का होना जरूरी है। यानी उस क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं निकल रही है उसे हम कहेंगे विद्युत फ्लक्स। जैसे इसे फाई से डिनोट किया जाता है, से निरूपित किया जाता है फाई जो होता है इसका सूत्र क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। यहां बंद पृष्ठ, किसी क्रॉस सेक्शन से, किसी पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं उसे हम कहते हैं फ्लक्स, और वो भी विद्युत फ्लक्स। अब यहाँ पर वैसे आप फाई लिख लो, वैसे इसको फाई ई लिखोगे तो और भी ज्यादा अच्छा है। फाई के नीचे ई लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्योंकि आगे हम चुंबकीय फ्लक्स भी पढ़ने वाले हैं तो वहां चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या हो जाएगी, है ना। तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट ds। इसका मात्रक आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे, मात्रक विद्युत क्षेत्र का क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्लियर है, उतार लिया सभी ने। चलो तो अब अपने इसका स्टेटमेंट लिखते हैं गाउस लॉ का। यानी गाउस नियम क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ का मतलब ये नहीं है कि किसी खेत के चारों ओर की दीवार, उसकी बात नहीं कर रहा है। वो बंद पृष्ठ जैसे गेंद है, गेंद ने क्या किया, अपने अंदर के वातावरण को पूरा का पूरा घेर रखा है, पूरा का पूरा घिरा होना चाहिए। जैसे आप जिस रूम में बैठे हो, जिस कमरे में बैठे हो और इस पढ़ाई कर रहे हो, वो कमरा चारों तरफ से घिरा हुआ है कि नहीं घिरा हुआ है, एक कंक्रीट से, सीमेंट से, वहां ईंट लगी हुई है और पूरा का पूरा कमरा क्या है, आपके चारों तरफ कंक्रीट से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से आपको धूप से सुरक्षा मिलती है, आपको ठंडी हवा से, जो ठंडी ठंडी हवा चलती है, यदि सर्दी के समय की बात करें तो आपको उस ठंड से भी आपको सुरक्षा मिलती है। यानी ठंड के मौसम में, बारिश के मौसम में, धूप के समय, आपको हर समय वो आपको सुरक्षित महसूस कराता है। कमरे में जाके आप बैठ जाते हो तो आप अपने आप को सुरक्षित समझते हो। यानी चारों तरफ से घिरा हुआ, तो चारों तरफ से घिरा हुआ पृष्ठ जो है उससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स जो होता है वो हमेशा समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। आइए उसको स्टेटमेंट लिखते हैं। इस नियम के अनुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध, ये काल्पनिक है, वास्तव में ऐसी कोई बंद पृष्ठ नहीं होती है, बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान सदैव पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश जैसे मैंने यहां लिख दिया कैपिटल क्यू, समेशन कुल आवेश को समेशन क्यू लिख दो चलो, तथा निर्वात की विद्युतशीलता। अब ये विद्युतशीलता क्या होती है, चलो इसको भी हम परिभाषित करेंगे, एक बार इस तरह लिख लो। विद्युतशीलता को लिखा जाता है एप्सिलॉन नीचे नोट,
के अनुपात के तुल्य होता है। सदैव होता है, ध्यान रखना, ये हमेशा। यदि माध्यम रखा है तो यहाँ पर माध्यम की विद्युतशीलता आ जाएगी, अनुपात के तुल्य होता है। बहुत बार स्टेट बोर्ड एग्जाम में, इवन सीबीएसई में भी ये पूछा गया है कि गाउस का नियम क्या होता है। तो आपको ये सेंटेंस लिखना होगा कि दोस्तों क्या कहोगे, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का सूत्र हमने क्या लिखा उधर, किसी काल्पनिक, इस गोल घेरे का मतलब है बंद पृष्ठ, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान, यानी किसी क्रॉस सेक्शन से, किसी क्षेत्रफल से निकलने वाली बल रेखाओं का मान हमेशा उस पूरे के पूरे पृष्ठ के अंदर कुल आवेश तथा एप्सिलॉन नोट निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है। ये है मेरे प्यारे दोस्तों विद्युत फ्लक्स का सूत्र जो गाउस नियम ने दिया था। गाउस ने बताया था कि आपको फ्लक्स निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्षेत्रफल पता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको विद्युत क्षेत्र पता करने की आवश्यकता नहीं है। बस सिंपल सा काम करो, आप उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश मुझे बता दो, एप्सिलॉन नोट से डिवाइड कर दो, आपको झटपट आंसर मिल जाएगा, फ्लक्स का मान कितना होगा वो मिल जाएगा। इतना आसान तरीके से कैसे बता दिया उन्होंने, और ये एप्लीकेबल है। इसके हम एप्लीकेशंस देखेंगे, इसके अनुप्रयोग करके देखेंगे किस प्रकार हम विद्युत क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं इस गाउस नियम की सहायता से। हमारे लिए इतनी मुश्किल जो प्रॉब्लम्स थी, इतने डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स थी, उनको हम सोल्व कर पाने में हम थोड़ा झिझक रहे थे, इतना मुश्किल था क्योंकि उसमें बहुत सारे सदिश थे। सबको जोड़ने के लिए सदिश योग लगाना पड़ रहा था, त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम। अब हम उसको मात्र 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर हल कर लेंगे। आइए इसकी एप्लीकेशन जानेंगे। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी पृष्ठ हो वो काल्पनिक होगी, यानी कोई भी आवेश है, ऐसे आवेश को हम एक ऐसी पृष्ठ में ढक लेंगे, काल्पनिक पृष्ठ से ढक लेंगे, जिससे वो पूरा का पूरा आवेश सम्मित रूप से ढका जाए। सम्मित रूप से वो आवेश ढका जाएगा तो अब उस पृष्ठ से संबद्ध हम फ्लक्स निकाल लेंगे, यानी उस पृष्ठ से संबद्ध जो फ्लक्स है वो हमेशा उस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है और विद्युतशीलता का जो अनुपात है उसके तुल्य होता है। दोस्तों सिर्फ आपको ये एक इंफॉर्मेशन चाहिए, ये तो एक नियतांक होता है इस, यानी आपको केवल और केवल क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, अरे केवल आवेश का मात्रा चाहिए। आवेश का मात्रा निकालना तो आसान है ना। गोल्ड लीफ जो एक्सपेरिमेंट है, सोने की पतली पन्नी का जो प्रयोग है, उसमें हम आवेश तो निकालते हैं, तो आवेश की मात्रा निकालना तो आसान है। आवेश की मात्रा बता दो, आप क्या बता दोगे, फ्लक्स का मान बता दोगे। आपको कोई सदिश नहीं लगाना है, सदिशों को आपको वहां पर कोई त्रिभुज नियम नहीं लगाना है, न समांतर चतुर्भुज नियम लगाना है, न विद्युत क्षेत्र पता करना है। विद्युत क्षेत्र पता करने के लिए आपको फिर आवेश तो पता करना ही करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको दूरी भी पता करनी पड़ेगी। कुछ पता नहीं करना है, सिंपली कुल आवेश बताओ, आंसर पाओ। ये है गाउस सर के बहुत ही महान नियम, जिससे हमारी बहुत बड़ी समस्या का हल निकल जाता है। आइए इसका अनुप्रयोग करते हैं। इसके अनुप्रयोग में से एक अनुप्रयोग आपकी एग्जाम में 100% आने वाला है, 99.99 भी नहीं बोलने वाला, 100% बेटा आप पुराने पेपर उठा के देखिए, आपको यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आइए इसको आपको अच्छे से समझना है, इसमें आपको बिल्कुल कोताही नहीं बरतनी है कि ये नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं काम चलेगा, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो आइए देखते हैं किस प्रकार हम गाउस नियम का अनुप्रयोग करें, और उस गाउस नियम के अनुप्रयोग से, यानी गाउस नियम जो हमने लिखा है इसकी मदद से हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र किस प्रकार निकालते हैं, देखो, यदि हमारे पास एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है, आवेश जो है सतत रूप से बटा हुआ है, अब वो आवेश न तो हम उसको गिन पा रहे हैं, वो आवेश बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, जैसे एक पृष्ठ के ऊपर सतत रूप से बटा हुआ है। क्या करें, एक एक आवेश जो है उसके कारण विद्युत क्षेत्र पता करना, पहले उसके छोटे छोटे टुकड़े करो, फिर उसके कारण आप क्या करो, वहां पर दूरी पता करो, दिशा पता करो, बहुत सारा तामझाम अपने को करना पड़ता है, तो समस्याएं आनी है। तो उससे पहले जैसे हम देखें सतत आवेश वितरण,
और फिर हम उसके जो वितरण है उसके जो विद्युत क्षेत्र है उसके बारे में बात करेंगे, सतत आवेश वितरण। अभी तक आपने देखा कि जो आवेश है, एक को हमने बोल दिया Q1 आवेश, दूसरे को बोल दिया Q2 आवेश, Qn आवेश, यानी हम उसको गिन पा रहे थे, काउंट कर पा रहे थे, और उनका नाम हमने दिया बिंदु आवेश, है ना। Q1 आवेश, Q2 आवेश, जैसे द्विध्रुव बोला तो प्लस Q आवेश, माइनस Q आवेश, वो अपने को साफ साफ दिख रहे हैं कि द्विध्रुव है उसमें 2 आवेश है ना। या फिर एक समूह उसके अंदर 1,00,000 आवेश है, तो 1,00,000 गिन पा रहे हो तभी तो आपने 1,00,000 बोला होगा। यहां पर आप गिन नहीं पाओगे। ऐसा आवेश वितरण जहां वो सतत रूप से बटा हुआ है। तो जो आवेश सतत रूप से बटा है वो 3 प्रकार का होता है, यानी इसको हम गिन नहीं पाते हैं। तो ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं इसके, तो आपको मैं इसको एक ही स्लाइड में पूरा बता देता हूं। ये 3 प्रकार का होता है। एक है रेखिक आवेश वितरण। पहला क्या लिखोगे प्यारे दोस्तों, रेखिक आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्या लिखोगे, पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। और तीसरा क्या लिखोगे, आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। यदि आवेश एक रेखा पर बटा हो तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखिक आवेश वितरण। यदि आवेश एक पृष्ठ पर बटा हो, सरफेस पर बटा हो, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि चार्ज एक आयतन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आइए इनको अपने 1 बाय 1 समझते हैं, बड़े काम के हैं, एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसकी एप्लीकेशन देखेंगे हम, यानी इस तरह का आवेश वितरित है और तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है, विद्युत क्षेत्र कैसे निकालना, तो गाउस नियम के अनुप्रयोग आ जाएंगे। तो सबसे पहले इनको परिभाषित करते हैं, रेखिक यानी रेखा पर, और रेखा जैसे मैंने एक लाइन खींच दी ऐसे, और इसको मैंने क्या कर दिया, यहां पर एक दूसरा आवेशित पदार्थ लेके आया, आवेशित रोड लेके आया। आपने पढ़ा था कि आवेशित छड़ को इस तार के पास में लेके आए, तो इस आवेश छड़ ने क्या किया, इसको आवेशित कर दिया। इस पर धनावेश, जितना धनावेश है उतना इस पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। यदि ये ऋणावेशित है तो ये कैसी हो जाएगी, धनावेशित। तो यानी ये हमारे पास कैसा उदाहरण बन गया, एक सतत आवेश वितरण का उदाहरण बन गया, वो भी कौन सा, रेखिक आवेश वितरण का। अब दोस्तों यहां पर क्या क्या टर्म यूज किया जाता है, यानी आवेश एक रेखा पर वितरित हो, यदि आवेश एक रेखा पर सतत रूप से वितरित हो, तो इस वितरण को क्या कहते हैं, रेखिक आवेश वितरण कहते हैं। और रेखिक आवेश वितरण में क्या, यदि इसके ऊपर आवेश कैपिटल Q है और इस तार की लंबाई है कैपिटल L, तो यहां पर एक टर्म यूज की जाती है, रेखिक आवेश घनत्व है, रेखिक आवेश घनत्व।
और इसको बोला जाता है लेमडा से, और ये होता है आवेश बटे कुल आवेश बटा लंबाई, कुल आवेश को लिखेंगे हम कैपिटल क्यू से बटे लंबाई, कुल लंबाई कितनी है कैपिटल एल, यानी लेमडा इज इक्वल टू कैपिटल क्यू बटा एल। इसको हम मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। इसे बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व है। और यहां पर देखो क्या होगा, यदि लंबाई बहुत स्मॉल है ना, तो स्मॉल लंबाई के लिए यही लेमडा किसमें बदल जाएगा, डी क्यू बटा डीएल, डी क्यू बटे डी। स्मॉल लंबाई के लिए ये हो जाएगा, स्मॉल लेंथ के लिए डी क्यू बटा डीएल हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही यदि आवेश एक पृष्ठ पर वितरित है, यानी हमने एक शीट ले ली और इस शीट को हमने क्या किया, यहां से वही तरीका उसी माध्यम से, या तो प्रेरण ले आओ, कंडक्शन चालन ले आओ, या फिर घर्षण से, तीनों में से कोई भी एक तरीका अपना लो और इसके ऊपर क्या ले आओ, आवेश ले आओ। तो अब हम क्या करते हैं, यानी इस पूरी की पूरी शीट के ऊपर, पृष्ठ के ऊपर क्या कर लेते हैं, आवेश ले आते हैं। आवेश ले आते हैं, मान लेते हैं इसके ऊपर आवेश, कुल आवेश Q है, इसका एरिया क्षेत्रफल A है। तो अब बताइए पृष्ठ आवेश वितरण, यदि आवेश सतत रूप से पृष्ठ पर वितरित हो तो इसे क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश वितरण। और पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व को दोस्तों क्या कहते हैं, सिग्मा से निरूपित किया जाता है, और ये कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटे कुल क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बटा ए। अल्पांश के लिए यदि हमने अल्पांश ले लिया तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू बटा डी ए। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार आयतन के लिए, आयतन किस किस का होता है, घन, घनाभ, बेलन, गोला, सबका आयतन होता है शंकु। तो यहां पर मैं जैसे एक गोले की बात कर लेता हूं जिसकी त्रिज्या r है। अब इसके अंदर आवेश ले आया, ये एक ठोस गोला था और विद्युत रोधी था, तो इसके अंदर पूरे में क्या आ गया, आवेश आ गया। अब इसमें पूरे में आवेश आ गया, तो इसका आवेश घनत्व निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो यदि आवेश आयतन में वितरित हो, आयतन में वितरित हो सतत रूप से, है ना, तो इसे कहते हैं आयतन आवेश घनत्व, और इसे लिखा जाता है रो से, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व को बोला जाता है रो, कुल आवेश बटा कुल आयतन, कुल आवेश बटे कुल आयतन। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बटा वी, या इसको आप अल्पांश के लिए क्या बोलोगे, डी क्यू बटा डी वी, यहां लिख देना अल्पांश के लिए। अल्पांश के लिए डी क्यू बटा डी वी। मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमने बहुत ही सिंपल तरीके से हमने जाना कि आवेश को हम एक रेखा पर बांट सकते हैं, आवेश को हम एक पृष्ठ पर बांट सकते हैं,
आवेश को एक आयतन में बांट सकते हैं। यदि एक रेखा पर वितरित हो, रेखिक आवेश वितरण कहलाता है। एक पृष्ठ पर वितरित हो, पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। एक आयतन में हो, आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। और तीनों ही स्थिति में जो घनत्व है वो घनत्व हमेशा एक नियत राशि होती है, उसमें कोई चेंजेज नहीं होते हैं। यानी रेखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से निरूपित किया जाता है, सरफेस आवेश घनत्व को सिग्मा से, और आयतन आवेश घनत्व को रो से। रेखिक आवेश घनत्व यानी एक रेखा पर है तो लंबाई आएगी, आवेश बटा लंबाई। एक पृष्ठ पर है तो नीचे क्षेत्रफल आएगा यानी Q बटा A, और ये आयतन है तो Q बटा V आ जाएगा। इस प्रकार हम सतत आवेश वितरण को परिभाषित करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से आवेश वितरण जो है सतत रूप से एक रेखा के ऊपर बढ़ सकता है, एक पृष्ठ के ऊपर बढ़ सकता है, और एक वॉल्यूम आयतन के अंदर बढ़ सकता है। यदि यही आवेश वितरण हमारे को दिया हुआ हो और आपसे पूछे कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालो, जैसे टॉपिक है इसका सबसे पहला टॉपिक हम लिखेंगे गाउस नियम के अनुप्रयोग। गाउस नियम के अनुप्रयोग। एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ। सबसे पहली एप्लीकेशन, अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अब बताओ दोस्तों, यदि आप कूलाम्ब सर की बात मानो और उनके दिए गए सूत्र से आप विद्युत क्षेत्र का मान निकालो, तो मुझे नहीं लगता कि आप अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र आसानी से निकाल पाओगे। इसकी लंबाई है अनंत। आपसे कह दे कि ये आवेशित है, यानी इसके पास में हम कोई चालक छड़ लेके आए तो ये पूरी की पूरी चालक तार कैसी है? आवेशित चालक तार है, इसके ऊपर आवेश है। माना ये जो आवेशित चालक तार के ऊपर जो आवेश है, सपोज ये लंबाई कैपिटल L है, लंबाई अनंत है इसकी, पर हमने एक टुकड़ा लिया है और इस टुकड़े पर कुल आवेश जो है वो कैपिटल Q है। यानी इसका जो रेखिक आवेश घनत्व है, माना अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के एक टुकड़े, इसका एक छोटा टुकड़ा कर लिया, टुकड़े की L लंबाई पर कैपिटल Q आवेश है, कैपिटल Q आवेश है, तब रेखिक आवेश घनत्व क्या हो जाएगा बताओ? तब रेखिक आवेश घनत्व क्या होगा? इसे हम लेमडा से निरूपित करेंगे और वो क्या हो जाएगा? Q बटे L। इसका समीकरण मैंने क्या बना दिया? 1। ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो हम पढ़ के आए। हमसे कहता है कि बताइए इस चालक तार से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु A है, इस पर आप कोई परीक्षण आवेश रखो और परीक्षण करके बताओ कि इसकी औकात क्या है, इसका यहाँ पर दबदबा क्या है, इसका माहौल क्या बनाता है, वो यहाँ पर कितना बल लगाता है, इस परीक्षण आवेश पर कितना बल लगाएगा। अब बताओ, अब अपनी दिमाग की चक्री घूम जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था एक बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो KQ/R² होता है और उसकी दिशा प्लस से बाहर की ओर।
इस आवेश के कारण प्लस से बाहर, इस आवेश के कारण इधर, 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 इस आवेश के कारण इधर। अरे कितने आवेश हैं यहाँ पर, बहुत है। लंबाई कितनी है, अनंत है। तो अनंत रूप से आवेश वितरित है और इसके कारण जो दिशाएं होंगी वो भी अनंत होंगी और अनंत दिशाओं का आपको सदिश योग करना आपको छक्के छुड़ा देगा, पसीने ले आएगा। गुलाम सर के द्वारा बताए गए तरीके से हम यहाँ पर इस अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण दबदबा निकालना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं, तो हमें बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स ये नहीं कहती कि असंभव है, ये संभव है, पर इसको निकालना बहुत ही मुश्किल है। पर प्यारे दोस्तों, हर मुश्किल काम को आसान बनाया जा सकता है। इसको आसान बनाने के लिए हमारे पास आए हैं बहुत ही महान वैज्ञानिक जिनका नाम है गाउस। और इन्होंने नियम क्या दिया, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी आपके सामने कोई समस्या आ जाए, ऐसे आवेश को आप ऐसी आकृति में ढक लो। कल्पना करनी है आपको, वास्तव में ढकने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि एक कपड़ा डाल के उसके ऊपर आ जाओ और फिर उससे आप निकाल लो। उसको ढकने के लिए आपको कल्पना करनी है, दिमाग से इमेजिनेशन करना है कि ये एक ऐसी आकृति से ढक रही होगी। तो मैं इसको कल्पना स्वरूप कैसी आकृति से ढक सकता हूं, बताइए। इसको मुझे ढकना है तो कैसी आकृति से ढक सकता हूं? तो तार को ढकने के लिए तार की आकृति कैसी होती है, बेलनाकार। तो एक बेलनाकार आकृति से मैं इसको ढक लेता हूं। और कहां तक ढकना है, जहां पर आप विद्युत क्षेत्र पता करना चाहते हो। तो इतनी त्रिज्या का मैं क्या बना लेता हूं, एक बेलन बना लेता हूं। अब मैंने ये बेलनाकार आकृति बना ली, इसकी त्रिज्या है स्मॉल r, इसकी ऊंचाई है कैपिटल L। अब प्यारे दोस्तों, अब हमारे लिए आसान काम हो जाएगा। अब हम इस अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र का मान यहां पर निकालेंगे। देखो कितना आसान तरीके से। तो किसका अनुप्रयोग है, गाउस के नियम का। तो यहां लिखो गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। गाउस का नियम क्या है, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर का बंद पृष्ठ किसके बराबर होगा, हमेशा आवेश, कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। ये जो बंद पृष्ठ है, देखो इसकी बात कर रहा है, ये अनंत लंबाई की बात नहीं कर रहे हैं हम। अभी हम कह रहे हैं कि इस टोटल छोटे से टुकड़े को मैंने किससे ढक लिया है, एक बंद पृष्ठ से ढक लिया है जिसकी लंबाई L है। वैसे तो ये अनंत लंबाई का है ना। मैंने यहां पर एक टुकड़ा ही लिया तो उसकी लंबाई L है, इसके ऊपर कुल आवेश कैपिटल Q है। बस अब आपको क्या बताना, देखो यहां पर, यहां समेशन Q की जगह तो आ जाएगा कैपिटल Q। यहां क्या आने वाला है, यानी ये इंफॉर्मेशन निकाल लोगे तो आप सफल हो जाओगे। आपको निकालना E है, ds आपको पता करना है। ds किसका होता है, ये काल्पनिक पृष्ठ का, ध्यान रखना है। ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ds यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये किसका है, काल्पनिक पृष्ठ का। अब आपसे एक इंफॉर्मेशन मांगी है कि इस पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा विद्युत क्षेत्र का आपको क्या करना है, अदिश गुणनफल करना है। तो पहले तो आप ये बताओ इसमें पृष्ठ कितनी है, जो जिस पृष्ठ आपने कल्पना की इसमें कितने पृष्ठ है। एक ये वाली पृष्ठ है कि नहीं है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल किधर है, इसको मैंने 1 नंबर दे दिया। इस पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल किधर है, ऊपर की ओर, हमेशा ऊपर की ओर होता है, इसको मैंने बोल दिया S1, कोई दिक्कत नहीं है। एक इसकी वक्राकार पृष्ठ, बेलन का चारों तरफ का भाग जो होता है, जैसे ये बेलनाकार है तो इसका ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, 3 पृष्ठ हो गए। ऊपर वाले पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर की ओर, नीचे वाले का नीचे की ओर, इस वाले का हमेशा जहां जहां देखोगे पृष्ठ के लंबवत। तो मैंने यहां पर देखना है तो पृष्ठ के लंबवत इधर, इसको मैंने बोल दिया S2। ये 2 नंबर पृष्ठ और ये 3 नंबर पृष्ठ, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे की ओर, इसको मैंने बोल दिया S3। 3 पृष्ठ हो गए। तीनों पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र होगा इस प्लस आवेश के कारण, और प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा क्या होती है, प्लस से बाहर की ओर, बाहर की ओर होती है ना, पृष्ठ के लंबवत होती है। तो इस तार की पृष्ठ कैसी है, एक रेखा में है, यानी इसकी कोई पृष्ठ नहीं है।
ये बहुत ही तार है, सिंपल तार है, तो इसके कारण पृष्ठ इसकी क्या हो जाएगी, हमेशा लंबवत। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये, और यहां पर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा ये वाली हो जाएगी। बताओ E और S1 के बीच कोण कितना, 90 डिग्री। मैं इसको बोल देता हूं θ1, और θ1 का मान कितना, 90 डिग्री। E और S2 के बीच में θ2 कितना, 0 डिग्री, तीनों एक ही दिशा। यहां पर θ3 कितना है, फिर 90 डिग्री। बस ये इंफॉर्मेशन चाहिए, काम तमाम हो जाएगा। चलो जोड़ना है, इस संकेत का काम क्या है, जोड़ना। तो यहां पर कितनी पृष्ठों को जोड़ना है, 3 पृष्ठों को। तो मैं यहां लिख देता हूं E डॉट S1, E डॉट S1, E डॉट S1 प्लस E डॉट S2, तीनों पृष्ठों को जोड़ दो आप, इस संकेत को हटा दो, तीनों को जोड़ दिया। समेशन क्यू यानी पूरा आवेश कितना है इसमें, काल्पनिक पृष्ठ में, कैपिटल क्यू है। ई डॉट डॉट हटाते ही क्या आता है, कोस थीटा। तो ई S1 कोस θ1, ई S2 कोस θ2, ई S3 कोस θ3 बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ई S1 कोस θ1 का मान कितना, 90, ई S2 कोस 0, ई S3 कोस 90 बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। कोस 90 का मान कितना होता है, 0। कोस 90 का मान 0, कोस 0 का मान 1। इसकी जगह 1 रख दो, और ये दोनों 0 से गुणा करोगे तो आप यहां कुछ भी आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे 0 हो जाएंगे, केवल ये बचेगा। यानी ई S2 बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, S2 का मान कितना है, हमको तो E चाहिए। S2 कितना है, वक्राकार पृष्ठ कितनी है, वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। देखो प्यारे दोस्तों, आपके सामने ये एक कागज है, इसकी आकृति कैसी है, आयताकार। इसको मैं क्या बना देता हूं, ऐसा गोलाई मिलाकर इसको मैं एक बेलनाकार आकृति में ले आता हूं। ये कैसी आकृति बना लेगा, ये देखो ये कैसी आकृति है, ये एक बेलनाकार आकृति है। बेलन को एक तरफ से काट दो, क्या बन जाएगा, आयत। यानी इस बेलन की त्रिज्या स्मॉल r, तो ये परिधि बन जाएगी ना 2πr, ये इसकी लंबाई थी। तो ये वाली भुजा तो 2πr और ये वाली भुजा इसकी लंबाई। तो यहां पर क्या बन गया, देखो E 2π, त्रिज्या क्या है, स्मॉल r l, बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। E बराबर, इसको पूरा नीचे ले जाओ, क्यू बटे 2π एप्सिलॉन नॉट, इसके साथ ले लो r यहाँ पर, l यहाँ पर। क्यू बटा l क्या होता है, अभी पढ़ा हमने, तो क्यू बटा l होता है लेमडा, और 2 से ऊपर नीचे इसको मैं क्या कर देता हूँ, गुणा कर देता हूँ। पहले एक बार ऐसे लिख देता हूँ, यानी लेमडा बटे 2π एप्सिलॉन नॉट r, ये इसका हो गया फॉर्मूला। और इसकी दिशा क्या है बताओ, ई सदिश की दिशा क्या है, इस पृष्ठ के लंबवत। तो इसको आप सदिश लिखोगे तो यहाँ क्या कर देना, एन कैप, नॉर्मल, एन कैप बोले तो नॉर्मल, नॉर्मल यानी लंबवत। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा जुगाड़ और कर सकते हो आप इसमें, और आसान बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे क्या कर दो, इसको गुणा कर दो। यानी 2 से ऊपर गुणा कर दिया, 2 से नीचे गुणा कर दिया, तो ये क्या बन गया 4, और 1/4π एप्सिलॉन नॉट किसका मान होता है, के का। तो इसको बोल देता हूं मैं ई सदिश बराबर 2k लेमडा बटे r एन कैप। एन कैप या आर कैप भी बोल सकते हो आप, क्योंकि एन कैप आर कैप की दिशा में है, तो इसलिए यहाँ पर आर कैप भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये रहा इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये रहेगा। यानी ये आप पूरा का पूरा छाप लीजिए। एक अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण यदि आपसे पूछे कि बताइए विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त पिछली बार ये एग्जाम में आया भी था, पूछा भी गया था कि अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र का मान निकालिए। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका हमारा रहेगा,
हम सबसे पहले उस अनंत लंबाई के चालक तार को एक ऐसी काल्पनिक पृष्ठ में ढक लेंगे। काल्पनिक पृष्ठ में ढकने के बाद उसके प्रत्येक पृष्ठ से कितना फ्लक्स आउट होगा वो फ्लक्स निकाल लेंगे। सारे के सारे फ्लक्स को हम ऐड कर देंगे। ऐड करके वहां से हम ई एक तरफ रख लेंगे, बाकी सारा का सारा पोर्शन दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ सिंपल सी बात है, 11वीं क्लास में आपने डॉट प्रोडक्ट हटाया था, अदिश गुणनफल हटाया था, कोस थीटा आया था। ई और S1 के बीच में हमने कोण θ1 लिया है, ई और S2 के बीच में कोण θ2 लिया है, ई और S3 के बीच कोण θ3 लिया है। यहाँ दोनों लंबवत, यहाँ एक ही दिशा में कोण 0, यहाँ दोनों फिर लंबवत, यहाँ 90 डिग्री। यहाँ पर कोस 90 का मान आपको मालूम ही है 0 होता है, कोस 0 का मान 1 होता है। ई S2 का मान, यहाँ डॉट नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, डॉट हटा दिया है हमने। ई S2 का मान Q/ε0। S2 मैंने आपको बताया कि एक कागज है, वो आयताकार होता है, उसको हमने फोल्ड कर दिया तो वो कैसा बन गया, बेलनाकार। बेलनाकार बन गया तो उसका बाहर का जो पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ, उसका क्षेत्रफल होता है 2πRL Q/ε0। 2πRL ये पूरा का पूरा इधर ले गए, क्योंकि हमें मालूम क्या करना था, ई विद्युत क्षेत्र मालूम करना था, ई मालूम करना था, बाकी इधर ले गए। तो इसका मान क्या आ गया, 2k λ/r। यहाँ k इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0। वो बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आप सभी ने देखा कि हमारे पास यदि आवेश एक अनंत लंबाई के तार पर वितरित हो तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र, उसका व्यंजक हमारे पास ये आया था। दोस्तों, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि आधे नंबर में पूछ लेगा, बताइए विद्युत क्षेत्र की दूरी के साथ डिपेंडेंसी कैसी होती है, यानी ये दूरी पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो यहां से आप साफ साफ देख पा रहे हो, 2 एक नियत राशि है, k एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है, और लेमडा एक अपने आप में कांस्टेंट है, घनत्व है, ये भी एक निश्चित राशि है। यहां बदल क्या रहा है, r बदल रहा है, दूरी बदल रही है। तार से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाएगा। किस प्रकार कम होगा, वो इस प्रकार होगा। तो एग्जाम में आपको ये भी बनाकर आना है, आपको ये पूछे तो आधे नंबर का है ये, कम से कम ये समझ लेना आप। इधर दूरी मीटर में और इधर विद्युत क्षेत्र, वो किस में आएगा, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है ना, यानी जैसे जैसे तार से दूरी बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाएगा। ये आपने देखा भी है। अनंत लंबाई के तार की हम बात करें, जैसे हमारे घर पर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है 11,000 वोल्टेज या 1,32,000 वोल्टेज, 33,000 वोल्टेज, उस लाइन के तार से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र का मान यानी उसका दबदबा कम होता जाएगा। तो ये आप सभी ने बना लिया होगा। आगे बढ़े, चल अब नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है उसके बारे में जानते हैं। गाउस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग क्या है, यानी गाउस सर ने दूसरी बात क्या बताई उसके बारे में जानते हैं। गाउस सर कहते हैं कि आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं जब तक हूं मैं तुम्हें सहायता करता जाऊंगा, तुम्हें आसान आसान तरीके से जो फिजिक्स की प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करवाना सिखा दूंगा। तो ऐसी दूसरी प्रॉब्लम कौन सी है, जैसे एक हमारे पास सीट है, एक पट्टिका है, अचालक पट्टिका, आवेशित अचालक पट्टिका, आवेशित अचालक कुचालक विद्युत रोधी, इस तरह के कैसे भी वर्ड आ जाएं आपको यही बात समझनी है कि ये किसकी बात कर रहा है, पट्टिका। इंग्लिश में इसे कहते हैं चार्ज्ड कंडक्टिंग सीट। इंग्लिश में इसे प्यारे दोस्तों क्या बोला जाएगा, चार्ज्ड कंडक्टिंग सीट, चार्ज्ड कंडक्टिंग सीट, चार्ज्ड, सॉरी कंडक्टिंग नहीं, नॉन कंडक्टिंग, चार्ज्ड सीट भी बोला जाए तो आपको यही समझना, ध्यान रखना, मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं। केवल आपको ऐसे बोला जाए आवेशित पट्टिका, केवल आवेशित पट्टिका बोली जाए तो भी यही बात मानी जाएगी। आवेशित पट्टिका हो, आवेशित अचालक पट्टिका हो, आवेशित कुचालक पट्टिका हो, आवेशित विद्युत रोधी पट्टिका हो, तो हमेशा इसी की बात करता है। यानी हमारे पास एक ऐसी पट्टिका है
और वो अचालक है, कुचालक है, यानी इसमें से आवेश बहता नहीं है। इसको मैंने आवेशित कर दिया, क्या होगा प्यारे दोस्तों, आवेशित पट्टिका है तो आवेश इसके दोनों तरफ जाएगा, यानी पूरी पट्टिका के ऊपर आवेश फैल जाएगा, पट्टिका के अंदर पूरे में आवेश होगा, पट्टिका के अंदर पूरे में आवेश होगा। पट्टिका की सतह कितनी होंगी, पट्टिका की सतह कितनी होती है, 2। माना इसके ऊपर कैपिटल क्यू आवेश है, इसका क्षेत्रफल ए है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, क्यू बटे ए। ठीक है, एक आवेशित पट्टिका है, आवेशित अचालक पट्टिका है, कुचालक पट्टिका है, विद्युत रोधी पट्टिका है, उसका क्षेत्रफल ए है, इसके ऊपर आवेश क्यू दिया गया है, यानी ये आवेशित हो गई है, और इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है, तो वो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा उसे निकालने के लिए हम इस प्रकार देखते हैं। अब देखो प्यारे दोस्तों, हमारे पास जैसे ये एक बुक है, इस बुक का आप एक पीछे का मोटा पेपर है ये वाला, ये एक पट्टिका बोल सकते हो, सीट बोल सकते हो ना, सीट, सीट ही बोलते हैं इसे, जो आप बायोलॉजी में भी यूज करते हैं उसे सीट बोलते हैं। मोटे पेपर को हम क्या यूज करते हैं, वर्ड सीट, सीट या पट्टिका। आपने छोटी क्लास में यूज किया होगा जिसमें क ख ग घ ABCD लिखी होगी, वो क्या होती थी, पट्टिका ही तो होती थी, स्लेब बोलते थे उसे, है ना। तो वो पट्टिका जिसकी मोटाई है, अब उसको आपने आवेश दिया, तो अब ये जो पट्टिका है इसके कितने साइड है, 2 साइड है, एक आगे का भाग एक पीछे का भाग। अब इसको मैंने आवेश दिया तो इधर भी आवेशित और पीछे भी आवेशित। अब ये आवेश जो है इसके अंदर पूरे में फैला हुआ, यानी इसके आगे भी है और पीछे भी है। इस आवेश को मुझे ढकना है, गाउस ने क्या कहा था, आपको क्या करना है, इसे सममित रूप से ढकना है। अब इस आवेश को किस अंदाज में मैं ढक सकता हूं बताइए, ऐसी कौन सी मेरे पास आकृति होगी जिससे मैं इसको ढक सकता हूं। तो इसको ढकने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है, इसको मैं क्या करूं, एक बेलनाकार आकृति से ढक लेता हूं, इधर से बेलनाकार आकृति से इसे ढक लेता हूं। ऐसे ही इसको पीछे की तरफ से भी एक बेलनाकार आकृति, इतनी ही त्रिज्या का। अब आप तो कह रहे हो कि सर ये तो आवेश ढका ही नहीं गया है, इस पहले तो इसमें बताओ पृष्ठ कितनी है, एक तो ये रही, इसको मैंने S1 बोल दिया, एक पृष्ठ ये रही, इसको मैंने S2 बोल दिया, एक पृष्ठ ये रही, इसको S3 बोल दिया। ये ढकी तो नहीं गई, आप तो कह दोगे ये तो ढकी नहीं गई, ढकी गई है। यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, इसकी त्रिज्या बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, ये पूरी की पूरी सीट को कवर कर लेगा। आप ये समझ लीजिए एक सीट है और उसके पास में एक इस तरह का बेलनाकार आकृति ले लो, इसकी त्रिज्या बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, ये क्या करेगा, इसको पूरे को कवर कर लेगा। बस यही कॉन्फ़िगरेशन यही है, इसमें भी यही सिचुएशन है, बस इसकी त्रिज्या बढ़ाते जाओ, इसका क्षेत्रफल करते जाओ। यानी हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल a है, इस S1 को बढ़ाते बढ़ाते, इसको S बोल दो, चलो S थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि इसको S1 S2 बोलते हैं, इसको S1, इस S1 को बढ़ाते बढ़ाते S3, S1 और S3 को बढ़ाते बढ़ाते कहां तक ले जाओ, S तक ले जाओ, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यही काम करना है। यानी माना ए क्षेत्रफल की अचालक पट्टिका पर कैपिटल क्यू आवेश सतत रूप से वितरित है, सतत रूप से वितरित है, क्योंकि गाउस के नियमानुसार इस आवेश को काल्पनिक पृष्ठ से ढकना है, अतः पट्टिका के दोनों तरफ के आवेश को ढकने के लिए
बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना की जा सकती है। बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना की जा सकती है। ठीक है, यानी हम ऐसे आवेश को ढकने के लिए दोनों तरफ हमने एक बेलनाकार पृष्ठ ले ली जिसकी त्रिज्या क्या है, बराबर है। अब हम देखो यहां पर वो गाउस का नियम लगाते हैं। गाउस के नियमानुसार, गाउस का नियम क्या कहता है दोस्तों? गाउस का नियम कहता है कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स का मान हमेशा उसमें उपस्थित कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, उसके तुल्य होता है। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर कितनी पृष्ठ है? यहाँ पर 3 पृष्ठ है। तो मैं क्या कर दूं, ई वेक्टर डॉट S1 वेक्टर, ई वेक्टर डॉट S2 वेक्टर, ई वेक्टर डॉट S3 वेक्टर। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कुल आवेश कितना है? Q है, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर। बात सही है, एकदम समझने लायक है। अब बताओ ई वेक्टर की दिशा क्या होगी यहां पर? इसके कारण इधर θ1, यहां θ3 है, θ3 का मान कितना? 0। यहां बताओ इस पृष्ठ पर बताओ, ई इधर है, इनके बीच में कोण कितना है? θ2 का मान 90 डिग्री, θ1 का मान 0 डिग्री लगा दो। तो ई S1 cos 0, ई S2 cos 90, ई S3 cos फिर 0 बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट। ये तो क्या हो गया पूरा का पूरा 0, ये दोनों 1 1 हो गए, यानी ई S3 प्लस ई S2 बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। चूंकि S1 किसके बराबर हो जाएगा? S2 के। किसके बराबर? S के बराबर। जैसे जैसे ये पृष्ठ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ये पृष्ठ बढ़ती जाएगी, ये क्या हो जाएगा? S के तुल्य हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा बताओ? ES प्लस ES बराबर क्या हो जाएगा? Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ES प्लस ES क्या बन गया? 2ES, 2ES क्या बन गया? Q बटे एप्सिलॉन नॉट। हमें तो E चाहिए, इस 2S को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? Q बटे 2 एप्सिलॉन नॉट S। और Q बटा S को मैं क्या बोल सकता हूं दोस्तों? Q बटे S को मैंने क्या बोला है? सिग्मा। तो इसको E को मैंने क्या लिख दिया? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। सदिश फॉर्म में लिखूं तो ये किसके? पृष्ठ के लंबवत है। यही तो विद्युत क्षेत्र है। किसी अचालक पट्टिका के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसका व्यंजक हमारे पास आ गया। यानी बहुत ही आसान तरीके से मैंने क्या किया, पहले इसका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, फिर बहुत आसान है। गाउस नियम इतनी सहूलियत देता है, विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आता है। कहता है कि यदि अचालक पट्टिका है, इसे हम आवेशित करते हैं, आवेश इसके अंदर समाहित हो जाएगा। अचालक भूखा है आवेश का, उसको आवेश जितना दोगे सारा का सारा ले लेगा। आवेश पट्टिका है तो उसके दोनों तरफ क्या है? आवेश है। इस पृष्ठ पर भी, इस पृष्ठ पर भी। इसको ढकने के लिए इधर एक बेलनाकार आकृति, इसको ढकने के लिए इधर एक बेलनाकार आकृति। इस बेलनाकार आकृति की त्रिज्या बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, पूरी पृष्ठ को घेर लिया। इस बेलनाकार आकृति का त्रिज्या बढ़ाते गए, इसने भी पूरी पृष्ठ को घेर लिया। यहाँ पर हमारे पास 3 पृष्ठ बन गई, एक ये वाली। अब आप कहोगे सर ये क्यों नहीं बनाई? ये और ये पृष्ठ में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। और एक ये वाली, एक पूरा बेलन ही समझ लो आप एक तरीके से। अब यहां पर विद्युत क्षेत्र प्लस के कारण बाहर की ओर, आप कहोगे सर यहां पर भी विद्युत क्षेत्र इधर होना चाहिए था। नहीं होगा बेटे, प्लस से हमेशा बाहर की ओर। इधर वाला प्लस क्या करेगा? इधर लगाएगा, इधर वाला प्लस इधर लगाएगा। ऐसा नहीं कि इधर वाला प्लस इधर लगा रहा है, इधर वाला प्लस इधर, इधर वाला प्लस इधर लगा रहा है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर इधर, यहाँ पर इधर, यहाँ पर इधर है। तो यहाँ इन दोनों के बीच का 90 डिग्री कोण, इन दोनों के बीच का 0 डिग्री कोण। यहाँ पर गाउस का नियम लगा दो, E डॉट ds बराबर समेशन Q बटा एप्सिलॉन नॉट। E डॉट ds एक S1 है, एक S2 है, एक S3 है। तीनों पृष्ठों का हमने क्या निकाल लिया? फ्लक्स निकाल लिया। अब S1 कितना? cos 0, cos 90 S2, और ये cos 0। 90 वाला 0 हो जाएगा, cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा। ये दोनों टर्म आपस में जुड़ जाएगी, cos 0 का मान 1 1 हो जाएगा।
ES1 प्लस ES2 बराबर Q बटे एप्सिलॉन नोट। S1 और S2 दोनों किसके बराबर हो जाएंगी? जैसे जैसे इनकी त्रिज्या बढ़ाते जाएंगे इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगी। तो S1 का जो क्षेत्रफल, S1 का क्षेत्रफल, S3 का क्षेत्रफल जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ाते गए इस S के बराबर हो जाएंगे, यानी पूरी पट्टिका को हम क्या करना चाहते हैं? कवर करना चाहते हैं, इसलिए पट्टिका के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ भी S रख दिया, यहाँ भी S रख दिया, ये क्या बन गया 2ES क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। हमें क्या पता करना है? E, बाकी चीज को उधर ले जाओ, Q बटे 2 एप्सिलॉन नोट S। Q बटे 2 एप्सिलॉन नोट, Q बटा S को हम क्या बोलते हैं? सिग्मा, क्योंकि पृष्ठ बटे आवेश बटा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो इसको सिग्मा लिख दिया, इसको 2 एप्सिलॉन नोट। प्यारे दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है विद्युत क्षेत्र का मान दूरी के साथ किस प्रकार इसमें परिवर्तित होता है, तो आप क्या बताओगे? यहाँ पर दूरी की कोई टर्म नहीं होती है, ये विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करने वाला है, ये हमेशा नियत रहने वाला है। सिग्मा नियत राशि, एप्सिलॉन नोट नियत राशि, दो एक संख्या। हमेशा हमेशा चालक पट्टिका हो, कुचालक, चालक पट्टिका तो आगे पढ़ने वाले हम, कुचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा क्या रहने वाला है? नियत रहने वाला है। ई का मान हमेशा क्या रहने वाला है? नियत रहने वाला है, दूरी पर निर्भर नहीं करता है। ये रहा। नेक्स्ट टॉपिक में हम, नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे गाउस नियम के अन्य अनुप्रयोग। फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक लेक्चर में खत्म। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करने वाले। जय हिंद, शुक्रिया।